चलो चलो नमस्ते सब लोगों को। पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आजकल पोस्टमार्टम स्ट्रेस और पोस्टमार्टम डिप्रेशन ऐसा चल रहा है, तो इसमें आयुर्वेदिक का विचार कैसे करें? ऐसा कब देखा जाता है? आफ्टर डिलीवरी सर, पोस्टमार्टम कब देखा जाता है? कब होता है? अगर ऐसा है तो ये दिक्कत की बात है। पहली बात ऐसी है कि पीरियड बंद हो गए तो यूपीटी पॉजिटिव आ गई। पीरियड का संबंध रज से, रज का संबंध रस से, रस के लक्षण में शब्दार्थ होता है, मानस भाव है। तो ये सब चीजें जो है रस धातु से काम करने वाली। एक अभी विभक्त कुटुंब पद्धति रहती है, एक साथ नहीं रहते लोग, इसलिए औरतों को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी ज्यादा रहती है। दो, रस धातु के ऊपर उसका असर। तीसरा, बच्चा यानी डिलीवरी हो गई तो बाद में रज ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, उसका स्ट्रेस रस के ऊपर रहेगा, स्तन्य प्रवर्तन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो रस धातु, रज और स्तन्य, इसके ऊपर उसका असर। स्तन्य प्रवृत्ति होना ये क्या चीज है? मानसिक भी है, शारीरिक भी है, मन से जुड़ी हुई ये चीज रहती है। तो इसलिए संभवतः ये हो सकता है। प्लांट सीजर आजकल ज्यादा किए जाते हैं, तो जो ऑक्सीटोसिन वगैरह, पिटोसिन वगैरह तैयार हो जाता है शरीर में, उससे अभी आ जाना यानी लेबर पेन आ जाना और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस अच्छी तरह से हो गया, ऐसा अक्सर होता नहीं, क्योंकि गर्भाशय वुंडेड रहता है, तो वो अच्छी तरह से सिकुड़ नहीं सकता। इसकी वजह से गर्भी सूती का मक्कल जो है वैसे लक्षण आ सकते हैं, उसका संबंध भी फिर से शारीर मानस बीमारी के हिसाब से आ सकता है। इसलिए स्ट्रेस होता होगा, लेकिन सच बोले तो वो नहीं आना चाहिए। धीरे विज्ञान मनोदोषोषम पर कभी हमने देखा है। तो हमें क्या करना होगा? गर्भाशय की शुद्धि करनी चाहिए। इसलिए पुराने जमाने में बारण काढ़ा नंबर 1 पहले 10 दिन, बारण काढ़ा नंबर 2 दूसरे 10 दिन और बारण काढ़ा नंबर 3 तीसरे 10 दिन ऐसा दिया जाता था, जिनकी डिलीवरी नॉर्मल हो गई हो। अभी इसमें अगर गर्भाशय उंडेड है तो व्रणित उपासनी अध्याय का खाना पीना बरता होना चाहिए, और उसके साथ मैंने जो बताया वो गर्भाशय शोधन होना चाहिए। रस पात्र जो है कलिंगा पटोरस्य पत्र, इसका काढ़ा या पान देना चाहिए। और मन के लिए बाकी जो चीजें हैं उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर से स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी बढ़ जाती है। तो उसका त्याग करने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, उनकी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए, और अपान का जो क्षेत्र है वहाँ गणेश जी जो रहते हैं उसकी भक्ति होनी चाहिए। तो गणपति अत्यंत या गणपति के नाम का जो स्तोत्र है वो, या उसकी पूजा, दुर्वा खा लेना, गर्म तबीयत रहे तो दुर्वा ले लेना, ठंडी तबीयत रहे तो अर्क मांदार वगैरह जो है वो ले लेना, ये करना चाहिए। शिरोधारा भी कर सकते, बुखार वगैरह नहीं रहे तो। और प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम से कंधे जो पड़े और निगेटिव चीजें है वो इमीडिएट 10 मिनट में नॉर्मल हो जाता है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये जो प्राणायाम है उसमें कपालभाति तो इसके लिए नहीं कर सकते अभी, तो वो छोड़ के बाकी के कर सकते हैं, ये होना चाहिए। लेकिन एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर हो गया तो रक्तांतता की क्या से सोचना है। और रस धातु जो है ना, उसका मैंने जो अभी बताया उस हिसाब से ज्वर का सोचना चाहिए। ज्वर में सामान्य लक्षण तेषां जैसा प्रमेय का लक्षण है वैसा मन संताप लक्षण, ये ज्वर का लक्षण बताए है ना। तो ज्वर का संबंध रस धातु से और रजस से है, इसलिए ज्वर की जो दवा है वो और पांडुरों की जो दवा है वो होनी चाहिए, ऐसा। ये सब चीजें ऐसी क्यों बढ़ गई है? तो खाना पीना, बर्ताव और अंधी जो रहता है, सुबह को उठकर जो चीजें करनी चाहिए, रात को सोते हुए जो चीजें करनी चाहिए, दिन भर जैसा बर्ताव होना चाहिए, ये होता नहीं है आजकल। और हर एक जो रहता है वो पैसों के पीछे पड़ गया है, करियर के पीछे पड़ गया है, और दूसरों के लिए कुछ करना होता है क्या, ये लोग भूल गए, इसकी वजह से हो जाता है। अभी देखो, कोई बहुत ज्यादा भारी भार हमारे कंधों के ऊपर लेके जा रहा है और हम भी चल रहे हैं, तो उसको पहले आपको जाने के लिए देना चाहिए, ऐसा सोचते में ये क्या है, परोपकार है।
तो दूसरों का पहले आप अगर सोचते हैं ना तो आपको बहुत तसल्ली मिल जाती है मन को। उसके पीछे आप करते रहे तो ये दिक्कतें आपकी बढ़ जाएगी। इसे परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, ये व्यास जी ने जो बताया ना वही सच्ची बात है। तो थिंकिंग ऑफ अदर्स ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट बात है। और साधना करने वाला जो योगी सत्पुरुष होता है वो तो बोलते हैं कि इस जगत में आप दूसरों की बातों देखो ही मत, खुद की देखो, खुद को क्या करना है वो देख लो। लोगों को आप अच्छा नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। यू कैन टेक हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक, है ना। तो आप खुद का सोचो, यानी हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई हमें कोलिजन हो गया तो उससे झगड़ा करने से क्या फायदा है। वो नो एंट्री में आ गए और कैसा भी आ गए, ब्रेक नहीं लगी या ब्रेक फेल हो गई, आपके यहाँ आकर कोलिजन हो गए ना, तुम सबों को उस रास्ते से क्यों गए, ऐसा खुद को सवाल पूछ लो तो बात खत्म हो गई। सामने वाला को निकाल ही दो आप, है ना। तो अध्यात्म में एक ही बाजू रहती है खुद की, वो गलत है या नहीं है वो देख लो बस, तो आपको तसल्ली मिल जाएगी। बाकी जगत के पीछे लगना ही नहीं। बाकी जगत आपके लिए जीरो है, उसका अस्तित्व तो नहीं है। जो कुछ है वो भगवान जी है और आप है। जो कोलिजन करने वाला था वो भगवान जी था। अभी देखो आपका कोई मित्र है और वो आके आपको टकरा गया, आप गुस्सा होते हैं? नहीं होते। परसों ही एक चीज हो गई, माई बैग खड़ी कर दी थी और एक काला कुत्ता आ गया, उसने शुरू कर दिया, तो उसको मैं कुछ बोल सकता है, उसके को मार सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये अगर कोई आदमी करता तो कितना गुस्सा आ जाता मुझे। आदमी इतना समझता नहीं तो हमारा अहम जागरूक हो जाता है। तो पर्सपेक्शन हमारा जो रहता है देखने का वो बहुत मायने रखता है। तो वही यीशु क्रिस्त बोलते हैं ना, उनको फॉरगिव कर दो, उनको दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग वगैरह जो बोलते हैं, ये क्या है। यानी आदमी है वो यूरिन कर रहा है, फिर भी वो कुत्ता ऐसा आपका मन होना चाहिए, उसको कुछ समझता नहीं, फॉरगिव दे, है ना। नहीं तो माँ बाप क्या के लिए नहीं लेती, चाहता नहीं लेती, है ना, वो भी होता नहीं। तो लेना है तो ये सब आपको सहना होगा, है ना, लाइक दैट। एग्जाम्पल थोड़ा सा गंदा है लेकिन मन से संबंध है, इसे आप आयुर्वेदिक बोल सकते हो उसको। ऐसा कुछ है, एक पेशेंट ऐसा 68 इयर्स एज है, उनकी कैटरेक्ट की सर्जरी हो चुकी है लेकिन अभी उनको नेत्र श्राव रहता है, तो इसमें क्या विचार है? अभी नेत्र स्राव है तो लैक्रिमल ग्लैंड और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की हिसाब से हो सकता है। सपोज उसकी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक हो गई होगी या इंसिजन, अभी तो फेकोटेक्निक से 15 मिनट का ऑपरेशन होता है कैटरेक्ट का, तो उसको पहले से अगर लासुर रहे ना लैप्रोसिस्टाइटिस तो ये हो सकता है। तो कल ही हमने उसकी ट्रीटमेंट ये कर दी है। पोटी उपना कैसा करना है, जेलों का कैसे लगानी है, वर्णित उपासनी आती है, आंखों का कैसा करना है, आँख में जो मज्जा है उसका मल और माउस का जो नाक का मल है उसका मल यानी सिंगाना, ये सोचकर उसको प्रयोग कीजिए। आप एक सिंपल सा प्रयोग कर सकते हैं, वाग्भट का उत्तर संस्कृत निकालें और उसमें अश्रुस्राव ये शब्द पक्ष्म वर्तम रोगों से लेकर दृष्टिमंडल के रोगों तक जहाँ जहाँ आ गए ना वो आप निकाल दो, तो आपको बहुत सारी दवाएं मिल जाएगी। उसमें कुछ पेट में लेने की होगी, कुछ नस्य करने के लिए होगी, कुछ पिंडी के लिए रहेगी, कुछ बेडारत की रहेगी, कर्णपूर्ण की रहेगी, तो वो आप इस्तेमाल करो तो वो अश्रुस्राव कम हो जाता है ना। तो मैं डायरेक्शन आपको दे सकता है, बाकी का काम आपको करना होगा, क्योंकि पेशेंट मेरे सामने नहीं रहता तो बस इतना ही बताना चाहिए, है ना। सर आखिरी सवाल है, केस है सर, फीमेल है, एज 26 है, हिस्ट्री ऑफ टाइफाइड है, रूट कैनाल का ट्रीटमेंट हो गया और चिकन पॉक्स भी हो रखा है। उनको अभी ऐसा जब भी लेटते हैं तो हस्तपाद शूल रहता है और जब खड़े रहते हैं तब उनको अच्छा लगता है। अच्छा, उम्र क्या है? 26। लेटने के बाद अगर तकलीफ होती है उनको और खड़े रहने से अच्छा लगता है तो ये प्रेशर फिनोमेना है ना, है ना। तो लेटने के बाद पीठ की हड्डी जो है वो और मसल्स किसमें दर्द है वो देखना चाहिए। हड्डियों में रहे तो अलग चीज, मांसपेशियों में रहे तो अलग चीज, पेट के बल लेटने से अच्छा लगता है तो अलग चीज, पीठ के बल लेटने से अलग चीज। लेकिन ये जब ऐसी चीजें होती है तो जीर्ण ज्वर की ट्रीटमेंट करना ज्यादा जरूरी रहता है।
सच बोले तो एट द एज ऑफ 26 आपको कुछ बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो औरत है तो कुछ तो होता ही रहता है उनको, है ना, अनअध्ययता है। तो उनको ट्रीटमेंट जो है जोर की हिसाब से दे दो, 400 की जोर की दवा दे दो, उससे आराम हो जाएगा। तेल लगाने के लिए जो बताना है वो उपयुक्त तेल यानी महाविश्वगर्भ तेल लगाना ज़्यादा अच्छा है। आम पाचन करने के लिए षडंगोजक वगैरह दे सकते, कारस कर्तन पर जो इस्तेमाल करता है ये करना चाहिए, लेकिन इस उम्र में ये तकलीफें होनी ही नहीं चाहिए, ये हमारा मानना है। ठीक है, तो सवाल तो हो गई है। आप बाकी के जो लेक्चर है उसमें से भी देखते जाना, क्योंकि लोगों के सवाल बहुत सारे रहते हैं। आप जो पूछेंगे वो जितना मुझे आता है उतना मैं बताता जाएगा। बोलिए। किरातिक में आया था कि उसका उपयोग सुगंधित द्रव्य के साथ करने से अच्छा काम करता है, तो सुगंधित द्रव्य वो मैंने एक बार बताया था, मेरे ख्याल से लवंग का वर्णन जो है ना जहाँ आ गया है वहाँ सुगंधित द्रव्य कैसे काम करते हैं वो सब आ गया है। तो किरात पित्त सुगंधित द्रव्य का बहुत मायने रखता है, यानी पित्त की ट्रीटमेंट करते वक्त जो चीजें बताए उसमें फूल की मालाएं, हाथ में गजरा की माल वगैरह ऐसा पहनने के लिए कर लिया है। अभी अगर ऐसा कोई करके आता है तो कहाँ से आ रहे हो भैया, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज तो गलत है, लेकिन फिर भी पित्त की अगर ट्रीटमेंट होती है ना तो फूल की मालाएं धारण करना, अख्तर वगैरह डिओर वगैरह जो है ना वो पित्त की ट्रीटमेंट है, क्योंकि विसर्जन उसका रहता है, उसके विरोधी ये काम होता रहता है। तो किरात पित्त का यकृत के ऊपर का काम जो है ना उसके लिए वो फायदा करेगा। हम एक चीज करते ही है कि बहुत सारे लोग सुनते रहते हैं, उनको हम जो चीजें बताते हैं वो आगे ही समझ में आ जाती है। आप यहाँ सीखते हैं इसलिए आपको पूरा पता चल जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो औषधि बाढ़ नाम की जो किताब है ना वो निकालो, औषधि बाढ़, और उसमें लौंग का वर्णन जो है वो निकालो। उसमें 8-9 पॉइंट्स है जो गणेश शास्त्री जोशी या वाघ देसाई जी जो लिखते वो मैं पढ़ के बताता है हिंदी में, मराठी है वो, उसका ट्रांसलेशन करता है। तो सब लोगों को आपको पता चल जाएगा कि चातुर्जात क्या मायने रखता है, यानी स्त्री सुगंध क्या मायने रखता है, या सुगंधी द्रव्यों की ट्रीटमेंट एरोमा थेरेपी जो आयुर्वेद की है वो क्या मायने रखती है वो आपको समझ में आ जाएगा। वो चीजें आपको पेट में देनी है या उसके अत्तर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके अर्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके शरीर और मन के ऊपर क्या क्या असर आ सकता है इसके लिए मैं वो पढ़ के आपको बताऊंगा, तो सब लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक आगे वाला पूछो। मोगरा कल्प होता है वो भी उसी हिसाब से यूज करते हैं? नहीं, वो मोगरा कल्प का जो ये मल्लिका जो रहती है उसका कल्प हमने बताया है, बनाया था। उसमें बीट लवण, प्रवाल पंचामृत के घटक द्रव्य और मोगरे का फूल का कल्प बना के डाला है। तो इससे ऑस्टियोपनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस जो असर होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एज रिलेटेड, उसमें कैल्शियम एब्सॉर्प्शन या हड्डी अच्छी तैयार हो जाना ये हो जाता है। फॉस्फोरस भी उसमें अच्छी तरह से खींचा जाता है। तो सब लोगों का महाराष्ट्रानी काढ़ा, एरंडी का तेल डाल के रात को, योगराज मुकुट शाम को, और ये खाना जो दवा बताई वो खाना खाने के पहले, ऐसे अगर 3 महीना चलता रहता है ना तो हड्डियों के हिसाब से क्षय संप्राप्ति जो है वो पूरी नॉर्मल होना हो जाता है। प्रवाल पंचामृत खुद ने बनाया होना चाहिए, कंपनी का वाला हम खुद नहीं सेवन नहीं करते, हर एक दवा हमारी रहती है और खुद की दवा बनाने से हमने क्या बनाया क्या डाला है पता रहता है, तो ऐसा ही असर आ जाता है। अभी सीधी सी बात देखो, प्रवाल है और आपने प्रवाल इस्तेमाल कर दिया बाहर का कंपनी का विसर्प के लिए, तो बहुत सारे लोगों का विसर्प बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी शुद्धि जो रहती है वो छाछ में करते हैं वो लोग। तो छाछ में अगर करते तो आम्ल रस है वो विसर्पणशील है, लेकिन प्रवाल आप अगर आपको विसर्प को इस्तेमाल करना है तो तांदुलजा के जड़ों के रस में वो उसका ढालन होना चाहिए। तांदुलजा विषण द्रव्य और अगत तंत्र में आता है, विसर्प में पित्त इतना बढ़ जाता है, इसके गुण विष जैसे रहते हैं। तो हमने प्रयाग जो इस्तेमाल करते हो हम इतना 3 बार देते तो विसर्प नष्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है वो तांदुलजा से सिद्ध किया है। इतना फर्क आता है, ऐसी कितनी चीजें रहेगी। इसलिए कंपनी की दवा आप जब इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने क्या क्या डाला है आपको पता नहीं रहता,
है ना, स्वच्छता कितनी है, लोगों का पसीना उसमें पड़ जाता है, बहुत गंदी गंदी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको ये सब चीज़ें देखी होगी। इसलिए बहुकौल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, योग्य यानी खुद ने बनाया हुआ, है ना। अभी मैं यहाँ जो पढ़ रहा है ना, वो मैं आपको फिर से दोहराता है कि आयुर्वेद में जो सुगंधी चीजें रहती है वो पेट में देने से क्या क्या फायदा करती है। तो किसी भी चीजों के साथ वो आप रसोई विभाग का सोचकर या दोष धातुमन का सोचकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले क्या होता है वो मैं बताता है। सुगंधी द्रव्य जब पेट में लेते हैं तो भूख बढ़ जाती है, आहार रस अच्छी तरह से तैयार होता है, मन को आह्लाद मिलता है और खाना खाने को दिल करता है, इसलिए उसका अच्छे तरीके से पाचन हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में यानी आयुर्वेद में सुगंधी पदार्थ बहुत सारे कल्पों में इस्तेमाल किए ही जाते हैं। उसका उद्देश्य यही रहता है। सुगंधी पदार्थों का दूसरा धर्म यह है कि मुंह में, आमाशय में, आंतों में सूक्ष्म जंतुनाशक और कुतियर ऐसी उनकी क्रिया हो जाती है, इसलिए वो इस्तेमाल करना जरूरी है। इसलिए पेट जब फूलता है, आत्मा नाटक होता है, तो वो जंतुओं की वजह से होता है, तो सुगंधी द्रव्य उस वक्त काम करते हैं और अपराध कम हो जाता है। सुगंधी पदार्थों का तीसरा जो गुण है वो ये है कि रक्त में जो श्वेत कण रहते हैं, WBC जो रहती है ना, वो उससे बढ़ जाती है, आगंतुक जंतु उससे नष्ट हो जाते हैं। ये उसका गुण प्राचीन वैद्यक शास्त्रज्ञों को पता था, इसलिए उन्होंने वो इस्तेमाल किया है। ज्वर के हर एक पार्ट में सुगंधी द्रव्य इसलिए आ जाते हैं। ज्वर की प्रवृत्ति पित्त की है, पित्त से विरोधी सुगंधी गुण है। चौथा धर्म इसका ऐसा है कि उससे चेतना प्राप्त हो जाती है। शरीर की जो क्रिया है वो हृदय, रक्ताभिसरण और श्वास की जो गति है उसमें स्पष्ट रूप से प्रतीत हो जाती है और चेतना उत्पन्न हो जाती है। इससे त्रिदोष और संधिपात इनमें काम हो जाता है और इसलिए आयुर्वेद में सुगंधी द्रव्य इस्तेमाल किए हैं। उसका पांचवा धर्म ये है कि शरीर में जो नलिकाएं रहती है उसका संकोच और विस्तार, उसके ऊपर उसका काम हो जाता है, वाजोडाइलेटेशन एक्शन आ जाती है और पीड़ा कम हो जाती है। इसलिए अस्थमा जैसे जो चीजें और जो कफ उत्पन्न होता है, इरिटेटिंग कफ जो रहता है, उसमें अगर दिया जाता है तो प्रोडक्टिव कफ तैयार हो जाता है और तसल्ली मिल जाती है। इसका छठा गुण जो है वो दुर्गंधी नाशक है। उसकी वजह से श्लेष्मा कफ जो रहता है वो और लार, पसीना, इसकी दुर्गंधी नष्ट हो जाती है और इसलिए फीलिंग ऑफ वेलबींग उससे आ जाता है। सातवां गुण उसका ये रहता है कि ये मूत्र जनन करता है, तो शरीर की क्लेप की हिसाब से शुद्धि हो जाती है। मूत्रपिंडों से जो दवा गंदी चीजें बाहर निकल जाती है उससे रक्त की शुद्धि हो जाती है, इसलिए भूख बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका आठवां गुण ऐसा है कि शरीर के बाहरी हिस्से में अगर वो इस्तेमाल किया जाए तो चेतनाकारक, वेदना स्थापन, पुतिहर, व्रण शोधन, व्रण रोपण ऐसा इसका असर आ जाता है और ये चरक जी ने भी बताया है। तो ये 8 गुण जो रहते हैं ना वो हमें मिलते हैं। इसलिए त्वग, एला, तमालपत्र और नाकेशर ये आपको इस्तेमाल करना होगा। और सर्व सुगंध नाम की जो कंसेप्ट आ गई है जो वैशेय रत्नावली में आपको मिल जाएगी, या परिभाषा पत्र जो है वो प्रिवरचन का निकाले और वहाँ आप देख ले, आपको ये मिल जाएगा। तो सुगंधी पदार्थ इस्तेमाल करने से ये सब फायदा आपको होता है। इसका अल्कोहल एक्सट्रैक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी का भी कर सकते हैं या उसका फाड़ भी कर सकते हैं। च्यवनप्राश में भी चातुर्य हम जब डालते हैं तो च्यवनप्राश अच्छा दिखने के लिए और लगने के लिए नहीं है, वो च्यवनप्राश हेवी हो जाता है, बहुत सारे लोगों का हजम नहीं होता, तो वो हजम होने के लिए वो चातुर्य रहता है। उसमें लोग क्या करते हैं, च्यवनप्राश करते हैं और उसमें वो डाल देते हैं, घुमाते रहते हैं, तो वो भूल नहीं जाता। सीधी सी बात क्या करनी है, च्यवनप्राश तैयार हो गया है, शहद उसमें डालना है, तो शहद में आप ये डालो, चातुर्य डालो और वो शहद उसमें डालो और घुमाओ तो डिस्पर्स हो जाएगा बराबर। छोटी छोटी बातें रहती है लेकिन एकदम समझता नहीं। समझो आपको तड़का लगाना है, आपके पास मेथी के दाने दे दिए, जीरा दे दिया, मोहरी दे दी यानी सरसों दे दिया और हींग दे दिया, तो नई जो वधू रहती है औरत वो ऐसा डाल देती है ना, बाद में गैस फिल कर देती है, तेल हो गया, ऊपर से तेल डालती है। तो ये नहीं, क्रम हाथ में आयुर्वेद में रहता है, पहले तेल होना चाहिए, गैस जो है मंद गैस के ऊपर होना चाहिए। ये होने के बाद जब वो तेल गर्म हो जाएगा तो पहले मेथी दाना डालना चाहिए, वो बड़ा है। उसके बाद आपको क्या डालना है, सरसों यानी मोहरी डालिए, उसके बाद जीरा डालना है, उसके बाद हींग डालना है।
अरोमा है तो बराबर वो हो जाता है और अच्छा लगता है, नहीं तो जला हुआ महसूस होता है। तो किसने तड़का लगाया है, उससे किसने कुकिंग किया है, ये भी पता चल सकता है। वही जो सब पता चलता है। क्रम महात्म्य है, तिरड़ा बेड़ा और काटी, हरित की, अमल की और बीबी तक। पहले हरित की ले ली, उसमें अमल की डाली, घोट लिया और बाद में उसमें बचा हुआ द्रव्य डाल दिया और घुमाया तो वो निकल आया। पिपली पिपली मूलक छव्य चित्रकन आ गई, इस क्रम से वो मिक्स होना चाहिए तो उसका बॉन्डिंग हो जाता है ना। आप कहीं गांव को जाने वाले हैं, आपके सहेलियां भी आने वाली आपके साथ और सहेली के डैडी भी आने वाले। आप घर से निकले पहले ही डैडी मिल गए, अच्छा लगता है क्या? दूसरों के डैडी बैठना है, अंकल अंकल वगैरह करके बातें होती है, लेकिन उसकी आपकी सहेली आ गई तो काम बन जाता है। उसके आगे दूसरी सहेली आ गई और काम बन जाता है, उसके आगे और सहेलियां मित्र आ गया और काम बनता है। बाद में अंकल आदि तो ना क्रम हाथ में रहता है। इसका दूसरा एक उदाहरण में दे देता है, वो बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है, बहुत सारी बात लेना होता है। स्मिता पाटिल नाम की एक्ट्रेस आपको पता होगी। तो बड़े लोग जब रहते हैं और उनको इन्फेक्शन हो जाते हैं ना, तो कोर जनरेशन एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने के डॉक्टरों की तरीका रहता है उनका। तो उसको ऐसे हो गए थे, बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई, उसको बच्ची हो गई और बच्ची होने के बाद उसको सूती का मक्कल हो गया, थोड़ा सा खून उसके यूजर से लग गया और वो इन्फेक्ट हो गया और 4 डिग्री एंटीबायोटिक उसको इस्तेमाल करने से कुछ फायदा हुआ नहीं और उसका ये बढ़ना शुरू हो गया। इन्फेक्शन बढ़ गया तो उसको बुखार आ गया, बुखार आने के बाद उसको रक्तपित्त शुरू हो गया, नाक वगैरह से खून आना शुरू हो गया, उसके बाद उसको काफ शुरू हो गया और उसके बाद वो संन्यास अवस्था में गई और मर गई। ये क्रम चरक ने जो अध्याय लिखे उसका क्रम क्रम महात्म्य। ऐसा जब हो जाता है तो कालाजी हॉस्पिटल में हमारे दुर्गादेव क्रांति वाला एल्यूमिनियम का डब्बा लेते थे, उसमें त्रिफला डालते थे, पानी डालकर काढ़ा करते थे और होजाना डूबी देते थे और सूक्ष्म त्रिफला करते थे और उसके बाहर आते थे। स्मिता पाटिल 4 आने के त्रिफला के टूट के मिलाने उसको इसलिए बदल ये चीजें रहती। तो क्रम महात्म्य इम्पोर्टेंट रहता है और ये हमारे संस्कृति में सनातन में रहता ही है। 4 लोग आ गए समझो बड़े, तो जो उत्तम पुरुष है उसमें परम पुरुष जो रहता है गुरु जी, उसको हम ऊपर बिठाते हैं, उसके बगल में नीचे जो उसके ये रहते शिष्य रहते वो बैठते हैं, उसके बाद हम बैठते हैं, बाद में और स्टूडेंट वगैरह बैठते हैं। ये अपने आप हो जाता है। ये सब चीजें ऐसी रहती है। पुराने जमाने में जब शिकार वगैरह करने के लिए लोग जाते थे ना, तो उनको एक चीज महसूस होती थी कि समझो जानवर है, यानी भैंस है, गाय है, रेड़ा है, उसका काफ है दोनों के, तो वो बसने बैठने का एक तरीका होता है। समझो रात को वो घर नहीं जा पाया और जंगल में ही उनको बैठना पड़ा, तो सबसे अंदर वासुनु गाय का जो बच्चा है वो, उसके बाद गाय जो रहते हैं ना वो रहते हैं, उसके बाद बैल वगैरह रहते हैं, उसके बाद जो रेड़कू यानी भैंस का बच्चा रहता है, बाद में भैंस और बाद में रेड़ा रहता है। तो ये सूक्ष्म से स्थूल जो क्रम पता है ना, सांख्य का सृष्टि का वैसा ही है। तो उनका बैठने का तरीका, उनको क्या मरने का डर नहीं रहता, लेकिन इंस्टिंक्ट अंदर ये रहती है क्रम महात्म्य, है ना। तो अभी देखो आयुर्वेद ने जो कुछ चीज बताई ना, कैसा भी दे दो ना यार नहीं है, उस हिसाब से होना चाहिए। ये बाहर होटल वाले जो रहते वो यही करते, वेलकम ड्रिंक दे देते, तो आगे वाली राइस से ज्यादा जाती ही नहीं, 900 रुपये तो रहती है, वेलकम ड्रिंक जो रहता है 2 रुपये, पेट में गया तो अंदर से वो कप तैयार कर देता है, आपको तुष्टि हो जाती है, आगे वाला खाते ही नहीं। 900 रुपये का बिल देते हैं, लेकिन खाते ही 100 रुपये का बिल। वेलकम ड्रिंक क्रम महात्म्य सब जगह रहता है। शादी पहले साक्षर मुड़ा होना चाहिए, एंगेजमेंट, रिंग सेरेमनी, बाद में शादी। यूरोपियन कंट्री में होता है नहीं होता है, उनके बच्चे उनके शादी में रहते है ना। फॉरेन कंट्री में से यूरोपियन कंट्री में एक फ्रेज जो रहती है ना, ये अलग चीज सुनाई देती है, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे और हम दोनों के बच्चे झगड़ा करते हैं, है ना, ऐसा वहां पॉसिबल होता है। क्रम महात्म्य वहां नहीं रहता।
बोला मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी त्याचं चेकबुक वरती करून दुसरा मोबाईल हे बंद करून टाका. हां बोल. मस्क्युलर डिस्ट्रॉफीचा विचार कसा करता? नहीं करना है वैसा. वो प्रॉडक्ट ही विकृत है. यानी सगोत्रीय विवाह जैसे रहते ना, कंसर्न मैरिज से संबंध रखने वाली एक चीज है. और ऑटोइम्यून डिसीजेस में बहुत सारे जो सिंड्रोम्स रहते हैं ना, उसमें यही रहता है कि जीन्स सेक्स का क्रोमोसोम या ग्लोब्यूलिन तैयार करने वाला प्रोटीन उसका चेन खराब होना वगैरह ऐसी चीजें थैलेसीमिया में मिल जाती है. तो ये जीन्स और क्रोमोसोम से संबंध रखने वाली जो बीमारियां रहती है ना, उसमें अक्सर रिश्ता जो देखना चाहिए वो देखते नहीं लोग. प्यार हो गया, उन्होंने दोनों ऐसे लोगों ने शादी कर दी जो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे लोगों से बच्चे हो जाते हैं. वैसा ये है. तो इसमें एक पीढ़ी रिलेटेड रहती है. बच्ची जो रहती है ना वो कैरियर रहती है, उसको तकलीफ नहीं होती. उस बच्ची की शादी हो गई, उसको बच्चे हो गए तो उसको सफर होते हो. तो ये प्रोडक्ट ही विकृत है. और इसलिए पुराने जमाने में वो गुण कितने मिलते हैं वगैरह वो देखे जाते थे. तो जितना हो सके वो उन्होंने उसका अभ्यास करके निकालने की कोशिश करती है. कम से कम सगोत्रीय विवाह नहीं होने चाहिए. अत्ते मामे भावन वगैरह ये इन्होंने शादी वैसे नहीं करनी चाहिए. तो उसमें ये विकृति आ जाती है. बाद के बच्चे अच्छे हो सकते हैं, पहले वाला बच्चा अक्सर मर जाता है. ऐसा बहुत सी बार होता है. तो आपको विकृति यानी प्रकृति ऐसा मैथमेटिक्स होता नहीं. 2 - = 1+ ऐसा होता नहीं कभी. आयरन में आपको ये विकृति है तो विकृति है. तो जिस चीज का अभाव है वो अगर जीन्स ही नहीं है, क्रोमोसोम ही नहीं है, या वो दोष जो है उसने उस अवयव का भाग भी उपतप्त कर दिया है, बीज भाग, तो पैदा ही नहीं हो सकता. तो आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, है ना? ऐसा हो जाता है. तो इसलिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा 28 बरस तक बेदार रहते हैं. उनकी सीपी के वैल्यू जो है ना वो हम कम कर सकते हैं. 52,000 वगैरह है और उसकी 1,000 तक लाई वगैरह. लेकिन क्लिनिकली उसका इंपॉर्टेंस कुछ नहीं रहता. ऐसा होता है. जैसा HLA-B27 बहुत सारी बार पॉजिटिव रहता है, लेकिन उस आदमी को एंक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस रहता नहीं. वैसा हो जाता है. तो वो चीज खराबी है या अच्छी हो गई तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रहता है. ऐसा हो जाता है. और उसका ये आगे जाकर वो नष्ट होना चाहिए. समझो आपने जवार जो है वो बोई है जवार, तो वो जवार उगेगी, 1 बरस टिकेगा, मर जाएगी. उसका धर्म ही है. वो वर्ड जैसी कैसी जिंदा रहेगी, क्योंकि उसका वो जेनेटिक कोड ही वैसा है ना, है ना? तो आपको वो जवार में वर्ड के गुण आप नहीं ला सकते, है ना? तो हर एक आदमी को ट्रीटमेंट देते वक्त व्याधि स्वभाव क्या है, व्याधि का बल क्या है, व्याधि की परीक्षा क्या है और रुग्ण की परीक्षा क्या है, ये देखना चाहिए. लेकिन अभी बल है और हमें बल बढ़ाना है. तो शतावरी से बल बढ़ जाएगा, इमीडिएट बढ़ जाएगा, इमीडिएट कम हो जाएगा. अश्वगंधा से भी बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा. लेकिन आप जब बरगद का छींक लेते तो बरगद का जितना आयु है उतना आपका बल मिलेगा कषाय रस. तो ये आप कर सकते हैं. ये काल का हिसाब जो है ना वो कर सकते हैं. और यही चीज हमें करनी है. विटामिन सी ले लिया समझो, और उसका स्थिति के ऊपर अगर असर आता है, उत्पत्ति हो गई, स्थिति प्रोलॉन्ग हो गई तो आपका आयुष्य बढ़ गया, और नाश जो है वो देर से हो गया तो आयु बढ़ गई आपकी. तो विटामिन सी जो है ना वो आंवले से जो 6-8 महीने में तैयार होता है, तो पौष मास के आंवले जो रहते हैं वो खाने चाहिए. विटामिन सी अभी लेबोरेटरी में 15 मिनट में बनता है. 15 मिनट में बना हुआ विटामिन सी आपका आयु की वृद्धि करेगा. वो विटामिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहे तो भी वो करेगा नहीं, क्योंकि खाद्यात्मा मन कालो विशेष द्रव्य का काली कारण द्रव्य जो है ना वो इम्पोर्टेंट है. तो कौन सी चीज कितने दिन में तैयार हो गई ये भी इम्पोर्टेंट रहता है ना? इमारत है समझा, बिल्डिंग 3 बरस लगते हैं उसको तैयार करने में. एक ही बरस में आपने तैयार कर लिया, गिर जाती हो, उसकी आयु वैसी टिकती है. तो काल का महत्व बहुत है भाई, बहुत ज्यादा है. इसलिए 8वें महीने में गर्भ से वो जो घूमता रहता है ये मायने रखता है. 8वें महीने में अगर किसी की डिलीवरी हो गई ना तो प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को. अक्सर मम्मी तो बड़ी रहती है ना, उसको वो सब चीजों को सस्टेन कर सकती है खुद को. बच्चा वैसा नहीं कर सकता. उसका वो जो मम्मी की तरफ गया है तो बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं. सेरिब्रल पाल्सी वगैरह बहुत सारी बार पाई जाती है.
इसलिए 8वें महीने में कोई अगर डिलीवरी करने वाला है ना, तो उस डॉक्टर को बताना है, हमने ये किया है बहुत सारी बार, कि जब मम्मी मलूल रहती है और डर रहती है उस वक्त उसका सीजर करो, तो वो सब और जो रहता है वो बच्चों की तरफ रहता है, ऑपरेशन करने से फायदा हो जाता है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाह देना। वो डॉक्टर लोग बोलेंगे ऐसा कभी रहता है क्या, उनको बोलना है जो बताए वो करो, और बाद में उनको समझ में आ जाता है। सर उसी पेशेंट में आपने नमक गुड़ दिया है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। हाँ, वो पाचन करने के लिए चाहिए, क्योंकि उसको ये खाने के लिए हमने दे दिए ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत सारा, तो नवगुड़ में त्रिफला, त्रिकुट और त्रिमध है, गिरण चित्रक और मुस्ता, तो वो पाचन के लिए चाहिए। नवगुड़ में सच बोले तो दवा उरुस्तंभ की दवा है, उरुस्तंभ में आम जब रहता है तो उसमें वो सर आज कर्णबाधिरेचा एक हिंदी में पूछो, हिंदी में पूछो। आज फॉलोअप के लिए कर्णबाधिरे का एक बच्चा आया था, तो उसके लक्षण थे कि वो उसको अभी लाला स्राव होता है नींद में और दांत भी कट करते हैं नींद में, तो कृमि का विचार भी कर सकते हाँ, हैं। कृमि का विचार कर सकते हैं, और कर्णनाथ, कर्णश्वेत, कर्णबाधिरीय, इसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसमें कृमि का सोचना होता ही है, क्योंकि क्या है पक्वाशय कफ हो गया या पक्वाशय में अर्च हो गए तो कर्णनाथ और कर्णश्वेत लक्षण आ जाता है। आंखों का प्रॉब्लम भी उसको ही था ना, या दूसरा था पेशेंट, वो दूसरा था, तो लाला स्राव कम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाइपर सलाइवेशन जो रहता है वो अक्सर पांडुरोग में पाया जाता है, कफ का जो देखा जा सकता है, कॉन्स्टेंट इरिटेशन मुंह में अगर होता है तो उसकी वजह से लाला स्राव हो जाता है, या कुबी की वजह से होता है, तो अक्सर कुबी की वजह से होता है, और बच्चे लोगों में ज्यादा होता है। इसलिए तो वमनम सर्वरोगेषु विशेषण कैसा बताया, बच्चों लोगों में वमन देना ही देना है, तो ये लाला स्राव वाला कम आ जाता है। फिर भी कचौरा चूर्ण जो रहता है ना, वो मुंह को अंदर से लगा दिया जाए तो लाला प्रत्येक कम हो जाता है। दूसरा एक जो मुझे बताता है, कोयला जो रहता है उसकी राख लेनी है, समुद्र फेन नाम की जो चीज है उसकी पाउडर लेनी है, और उसमें सेंधा नमक थोड़ा डालना है, और वो अगर मुंह को लगाते हैं ना अंदर से, तो लाला स्राव इमीडिएट कमाना शुरू हो जाता है। सर जिनको बार बार जीवन की आदत होती है सर थूकते रहने की, उनके लिए भी सर ये यूज किया जा सकता है? ये कर सकते हैं, और ये टिक हैबिट होती है बहुत सारे लोगों को, ऐसा ऐसा बजाते रहते, पाव मिलाते रहते, आँख ऐसे ऐसे करते रहते, कंधा उड़ाते, है ना, ऐसे बालों को झटका दे देते, ये सब चीजें जो रहती है वो टिक हैबिट में आ जाती है। तो ये बहुत उसको समझाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो है ना बीबी तोमला जिसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं हिंदी में? बीबी को क्या बोलते हैं? बीबी आपको पक्को बीबी जो रहता है ना, टिंडा बोलते हैं, तोमला, हाँ तोमला मराठी में बोलते हैं, ठीक है, बीबी बोलना है, टिंडा, अरे मुझे आ गया है। तो वो उसकी जो जड़ रहती है उसके साथ त्रिकटु चूर्ण देना होता है, तो टिक हैबिट कम हो जाती है। बच्चे लोग अगर आप बोलते हो जो स्टैमरिंग होता है ना, वो भी उससे कम हो जाता है। आपको नष्ट करना है, दैट्स इट। सारा सफारिस्ट वो चरक की जो नियो नाम की गोली जो है वो उसके लिए फायदा करती है। तुमने क्या पूछा था सवाल? सर मैंने पूछा था कि सर लाला स्राव जैसे पेशेंट्स को जीवन जो करते हैं बार बार, उनके लिए करना है, उनको बरोबर देना है, जो कुछ स्टीवन करना है हमारे हिसाब से करना है तो वो मन दे दो, उससे कम हो जाता है। जीवन ये काम प्राण का है ना, तो नाक में डालने के लिए वचा तेल का नस्य देना है, वचा का उगना तापना है, तो वो उसकी आदत जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन मानसिक कोई भी लक्षण रहे, ओसीडी रहती है, ऑब्सेशन रहता है, बहुत सारी नल धोते, हाथ धोते, बाद में नल धोते, पाँव धोते रहते, उनको नहाने के लिए 30-40 बाल्टी पानी लगता है, एक साबुन की ओड़ी लगती है, ऐसे लोग रहते हैं और हमने देखे ऐसे लोग।
तो ये ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत गंदा होता है। उन्होंने गाड़ी नीचे पार्क कर दी तो उनको लगता है अरे मैंने नो पार्किंग में गाड़ी पार्क की क्या, नीचे जाकर देखते हैं। जाने के बाद वो फिर ऊपर आते हैं और उसको लगता है कि मेरी पर्स वहाँ ही रह गई है, उससे एक 4 आना नीचे गिर गया है, वो जाकर खोल के देखते रहते। तो ये सब जो है ना वो वुमन और विलेजर से अच्छी तरह से नष्ट हो जाता है। तो मानस विकृति आपको जो लगती है आधुनिक शास्त्र की, सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, मेनिया है, अलग अलग चीज़ों का फोबिया है, तो उसके लिए आप वुमन और विलेजर दे दें। उसमें जो द्रव्य इस्तेमाल करने हैं महाकल्याणक विरुद्ध, महामायुरी विरुद्ध या पंचगव्य विरुद्ध या भूतरा विरुद्ध, महाभूतरा विरुद्ध, ये दे के आप उनको सेहत सृजन कर सकते हैं। वुमन विलेजर दे देते हैं। वुमन विलेजर करने के लिए बहुत सारी दवाएं लगी है। देखो मदन मधुकर बाण लिंबो की विशाला है ना, ये लोग पूरा का पूरा दे दिए। तो जो शरीर मानस बीमारियों के ऊपर काम करने वाली दवा है वो वुमन के लिए आप इस्तेमाल करें तो उससे आराम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाद में बुद्धिवर्धक सात्विक आहार उनको देना है, तो ये चीज़ें जो है वो मिल जाएगी। पंचकर्म करके ही चांस लेना चाहिए। आजकल के ज़माने में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सब एल्डरली प्राइमी औरतें रहते जो आते हैं ना डिलीवरी के लिए, उम्र 35 के आगे ही रहती है, शादी बहुत देर से हो जाती है। तो 25 वर्ष कुमार नारी तो छोड़ ये तो मिलता ही नहीं है अभी, है ना। तो बच्चा बच्ची वो जो है वो 25 वर्ष का लड़का और 16 वर्ष की लड़की रहे तो 9 वर्ष का फासला रहता है, उतना होना चाहिए। तो झगड़े होते नहीं, दोनों क्लासमेट अगर रहे तो झगड़े हो जाते हैं, दोनों को एक दूसरे का पता रहता है, तुझे क्या पता है मुझे क्या पता है, शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो बच्चा हो जाता है तो मम्मी डैडी 35 वर्ष के, बच्चा बड़ा हो गया 15 वर्ष का हो गया, ये 50 वर्ष के हो जाते हैं दोनों, तो उनका रिलेशन विथ सन कैसा रहता है, आजी जैसा रहता है, नानी जैसा रहता है, दादी जैसा रहता है, मम्मी डैडी जैसा रहता है। तो जनरेशन गैप ज़्यादा आ जाती है। तो ये सब चीज़ों का सोचकर उन लोगों ने उम्र जो है वो 16 बताई है। 16 बोलते वक्त भी आप बोलेंगे 16 कैसा हो सकता है, वो तो अभी डेवलपिंग है, डेवलपिंग ही होनी चाहिए। समझा 16 वर्ष की लड़की है, शादी हो गई, 6-8 महीने में ऐसे निकल जाते हैं, 17 वर्ष की हो जाती है और उसको पाव भारी हो जाते हैं, पेट में बच्चा बढ़ना शुरू हो जाता है। वो बच्चा कब बढ़ता है, बॉडी मम्मी की रीफॉर्म हो रही है उस वक्त बढ़ता है, तो कब का हट्टा कट्टा ऐसा तैयार हो जाता है बच्चा। और वो जब डिलीवरी हो जाती है तो दूध अच्छा मिलता है, क्योंकि उसकी कब की उम्र अभी भी चल रही है, दूध कब का रहता है स्तन्य, तो उसका पोषण अच्छा हो जाता है। और ये जो औरत है उसका शरीर तैयार होता रहता है, इसलिए वेयर शेयर जो है वो पूरा का पूरा नॉर्मल हो जाता है, फिर वो नष्ट हो जाती है। अभी एक डिलीवरी हो गई तो औरतें कैसी हो जाती है, यहाँ वहाँ करना कमर दुखती है, घुटना दुखता है, पहले इतना दुखता था अभी इतना दुखता है ना, ये सब उसकी वजह से होता है। इसलिए आप क्या करें, विवाह संस्कार या विवाह संस्कार नाम की एक किताब है, मराठी में लिखी, चित्राव शास्त्री नाम के शास्त्री ने लिखी है। तो हमारे संस्कृति में विवाह कितने तरह के होते थे, कैसे करने चाहिए, उसमें गंधर्व विवाह वाला सब आ गया है। तो वो आप पढ़ ले तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी आप एक तो कर सकते हैं, आपके पास कपल आ गया, उम्र जो रहती है वो 35 है, या औरत की 37 है और पुरुष की 35 है, ऐसा भी आजकल देखा जाता है। तो उन लोगों को आप वुमन रिलेशन दे दें, दोनों को ये सब समझा दें और उनको वही स्थापन करना शुरू कर दें और उनकी उम्र खींच ले 30 तक, और बाद में बच्चों के लिए करें, थोड़ा सी तो तसल्ली मिल जाती है हमें। ये सब लोग ऐसा क्यों करते थे मुझे पता नहीं, पहले चलता था। तो बहुत बाद में हमने जब फॉरेन कंट्री का डाटा कलेक्ट किया ना, तो वहाँ ये लोग 40-42 की उम्र में शादी वगैरह करते हैं, उनको बच्चे हो जाते हैं। इसलिए इंडियन लोग ऐसा करते हैं। लेकिन भाई ये सोच लो, वो अनुभव देश है, वहाँ ठंडक रहती है, रेड वाइन पीते रहते, विसर्ग काल रहता है, नेचर उनको ताकत देता रहता है, वहाँ ये चीज चल रही है। आप यहाँ इंडिया में बैठे, पसीना आ रहा है, वात पित्त की तबीयत है, ऊपर से सूरज है वो पक रहा है आपके ऊपर, और उस वक्त आप ये सोच रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो गया। ये लायर लोग रहते ना, काला दगला, वो अंग्रेज वहाँ पहनते थे, ठंडक रहती है, ब्लैक बोरे एक्सरसाइज की वजह से,
यहाँ हमारा वकील जो रहता है वो काला रहता है और उसका कोट भी काला रहता है, पसीना आता रहता है। तो बदलना चाहिए ना, सफेद लाना चाहिए उसने। तो अंधानुकरण नहीं होना चाहिए। ये इस सब में आयुर्वेद है और आपको पता होना चाहिए। तो हमारे वकील लोग कभी भी आ गए तो उनको सुगंधित द्रव्य दे दो, विवेचन दे दो, और उनको बोलना है कि जब कभी पॉसिबल है कोट निकाल के रख देना, अंदर का कोट उनका सफेद रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। सर जैसे अभ्यंतर स्नेहपान में यकृत का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वैसे सर अभ्यंतर स्नेह में सर उसके पाचन में यकृत का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वैसे सर बाह्य स्नेहपान में भी यकृत का इन्वॉल्वमेंट है। और सर चतुर्विध स्नेह में से कौन सा स्नेह सर यकृत की गंभीर बीमारियों जैसे सिरोसिस, फाइब्रोसिस वगैरह में चूज करना चाहिए? पहली बात ऐसी कि लीवर का कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रेशर और लीवर सिम्टम कब पता चल जाता है? थोड़ी सी भी तली हुई चीज डीप फ्राइड खा ली तो जी मचलता है, तो समझना है कि पेट खराब है, लीवर खराब है, तो उसको स्नेह देना ही नहीं है। चतुर्विध स्नेह में से घृत तेल वसा मज्जा में तेल ही किसी बाहर का है वनस्पति, बाकी प्राणी ही है, लेकिन वो भी अंदर ही भी नहीं देने, बाहर से ही लगाने दीजिए। कामना हो रही है तो उसको बुखार रहता ही है, उसमें स्नेहन वर्य बताए। पेट में भी वो नहीं देना है। पेट अच्छा करने के लिए फलत्रिकामृतावासा पित्ताबुली में मजा है, वो फलत्रिका की काढ़ा दे दे, कामलाद कषाय दे दे, उसकी ट्रीटमेंट आप करें। रसौषधि इस्तेमाल करें, रसात्मक इस्तेमाल करें, महामृत्यु में लोह इस्तेमाल करें, या औषधि शक्ति जो है ना थोड़ा सा स्नेह डालकर वो दे सकते हैं। उससे पहले लीवर को आप अच्छा कर दो और बाद में स्नेह शोधन की परिभाषा आप समझ सकते हैं, तब तक वो नहीं करना है। और शरीर अच्छा होने के लिए आपको शरीर को तेल लगाना चाहिए ना, लगाना चाहिए। तिल का तेल आप लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं, लेकिन तिल का तेल जो है वो वनस्पति पदार्थ है, वात को शमन करेगा स्वस्थ आदमी के लिए। आपके पास कैंसर का पेशेंट आ गए तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल जो वो होपलेस अभी हो गई है, अनिर्बंध और एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, इसकी वजह से उसको कैंसर हो रहा है। तो एबनॉर्मल और अनिर्बंध हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? उस पेशी सेल का कोशिका की खुद की जो स्मृति है वो चली गई है, पहले जैसा करना चाहिए यही वो भूल गई है। घर में जो स्टडी किया है वो एग्जामिनेशन हॉल में लिखना चाहिए ना, वो भूल गए तो क्या? स्मृति की विकृति है वो। तो विकृति जो कोशिकाओं की रहती है तो उसकी वजह से कैंसर होता है, एवरेज के हिसाब से देखा जाए। सिर्फ वात का वायु विभजन ही खराब नहीं हो गया है, समझिए। वात का संबंध किससे? अग्नि से भी है। एबनॉर्मल ग्रोथ करने में अग्नि का भी सहाय रहता है, क्योंकि वो अग्नि सखा बताया है। तो डिवीजन वात से ताल्लुक रखने वाली अग्नि जो है वो एबनॉर्मल सेल को मदद करने वाला खाना वो दे रही है। और विकृति से जो बोले तो किसकी? स्मृति की। तो हम बोलेंगे ऐसा कैसा हो सकता है, इसको कुछ फ्रूट दे दो। तो हमारे शरीर में अच्छे मदर सेल जो है स्टेम सेल्स है वो अच्छी तरह से बढ़कर हमारा शरीर अच्छा होने के लिए और दीर्घ आयुष्य मिलने के लिए क्या बताए? रसायन बताए। रसायन के फलश्रुति में दीर्घमायु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुण गया। पहले दीर्घ आयु बताया, इमीडिएट उन्होंने स्मृति को नष्ट किया है, मेधा वाला बाद में। क्यों ऐसा? तो रिप्लिकेशन ऑफ सेल जो है ना वो कब पॉसिबल है? रसायन के हिसाब से पॉसिबल है, स्मृति अच्छी हो गई तो पॉसिबल है। तो रसायन से अगर अच्छे सेल्स बढ़ते और कैंसर में अगर गलत सेल बनते तो स्मृति की विकृति है। इसलिए स्मृति वर्धन करने वाली सब दवाएं आप कैंसर के लिए दे सकते हैं। अभी बात कहाँ आ गई? तेल के ऊपर आ गई। तेल वात का शमन करेगा, रिप्लिकेशन जो है वो कर सकता है अच्छा डिवीजन, लेकिन स्मृति का क्या? लेकिन घी शस्त्रम घी स्मृति में डाल दी बनाए घी क्या करता है? स्मृति अच्छा करता है। तो कैंसर के लोगों को या कैंसर जिनको होना नहीं चाहिए ऐसा लगता है, उन लोगों ने शरीर को गाय का घी लगाना चाहिए, ये इसका इन्फ्लुएंस है। सर आज वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाली आजी आई थी तो उनको अपने रक्तातिसार का काढ़ा बोला है सर। तो काढ़ा नहीं, चूर्ण बताया, खाना खाने के बाद की दवा में डाला है। रक्तातिसार और रक्त प्रदन की और रक्त प्रवाहिका की सबकी वो दवा है। तो रक्त पित्त नष्ट करने वाली एक कड़वी दवा है, अग्नि का संदूषण भी करती है और पाचन भी करती है। तो अग्नि संदीपना जो रक्त संगमनाएं सब उसमें आ जाता है ना, इसलिए खाना खाने के बाद देती है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये डॉक्टर का निदान है और उसमें ब्लीडिंग जो रहता है उसको जो हो जाता है
वो ज्वर की बाद में ये संप्राप्ति हो गई है। तो मैंने जैसा बताया ना, पहले ज्वर, बाद में रक्तपित्त, बाद में कांस वगैरह वगैरह, है ना। तो उस हिसाब से हमने वो देखी है। दूसरी एक आज पेशेंट आ गई थी, उसका प्लेटलेट काउंट कम था तो अभी 2 लाख तक आ गया है। लेकिन और पहले थोड़े दिन में देखा तो 90,000 वाला था। तो हमने उनको बता दिया कि फिगर की तरफ मत जाए, अगर ब्लीड कहीं होता है तो आप सोच लो। तो इस हिसाब से हमने उनको बताया कि ब्लीडिंग अगर कहीं भी नहीं है, बाकी के पैरामीटर जो 13-14 नॉर्मल है और सिर्फ प्लेटलेट कम ज़्यादा हो रहे, तो यू करिए काउंट ऑफ प्लेटलेट, क्योंकि वो दिमाग में चढ़ जाता है, तो उसका कुछ फायदा नहीं। और वो औरत आपने देखी ना, बूढ़ी थी, आंखें अंदर चली गई थी और पांडु की दिखती थी। हमें पांडु करेक्ट करना है, एट द सेम टाइम प्लेटलेट बढ़ने के लिए जो दवा रही थी वो देनी है ना। बोलूँ जरा, हाँ, और एक 5-10 मिनट लगेंगे, है ना। सर लॅसिक्स किंवा फेको जे ऑपरेशन करतात, जो लेजर ऑपरेशन करते, वो कितना योग्य है? नहीं, अच्छा है ना, वो टेक्निक है और स्किल का ऑपरेशन है। पुराने जमाने में जैसा ऑपरेशन होता था वैसा भी हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन कोई भी ऑपरेशन अगर होना है ना, तो उसके पूर्व कर्म आयुर्वेदिक होना चाहिए, पश्चात कर्म आयुर्वेदिक होना चाहिए। व्रण होने वाला है तो हम उसकी जो रणितोपासनी आदि के हिसाब से ट्रीटमेंट होनी चाहिए। लेजर जो रहता है वो तेज महाभूत है और उसके ऊपर तेज डाल रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन कट्स वगैरह अच्छी तरह से अगर लेते हैं, स्किलफुल डॉक्टर रहेगा, पहले हमने उसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। राड़ जो रहती है ना, शोल्डर बास्टा, वो पेट में अगर देख गई और बाद में लेजर हो गया तो लेजर का असर अच्छा आ जाता है और उसके दुष्परिणाम कम आ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। सर ते लहान मुलांमध्ये म्हणजे लहानपणापासून बोलताच येत नाही असं लक्षण सांगतात, तर त्याच्यामध्ये कसं असेल? बच्चे लोगों को अगर सुनाई नहीं देता तो वो बोलेंगे नहीं। तो एक तो वो कान की विकृति रहती है, ऑडिटरी नर्व तैयार नहीं हो जाती, उसकी वजह से होता है। तो कॉक्लियर इम्प्लांट नाम का ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, उसके पहले हमें क्या करना होगा, टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल लोब उसको बढ़ाना होगा। तो ये कैसा कर सकते हैं हम? तो मज्जातंतु अच्छा उत्पन्न होने के लिए मायूरी घृत, महामायूरी घृत वगैरह जो है ना, वो महाकल्याणक घृत, भूतराव घृत, बाल वृद्धिकर यानी महापैशाचिक घृत वगैरह, इसका फायदा होता है। टाइट टंग वगैरह है, जबान के नीचे का बंद अगर ज़्यादा रहे तो वो कट करके खेचड़ी मुद्रा जैसा कट करके वो बुलवा सकते हैं। जबान को लगाने के लिए जीवाश्म कषाय दे सकते हैं। बहुत सारी बार बुखार आ जाता है और बच्चे लोग बोलते नहीं बाद में, हरे रंग की संडास उनको हो जाती है। तो जिन बच्चों को हरे रंग की संडास होती है उनको क्या करना है, लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसमें तुअर की दाल जो रहती है वो डालनी है और वो भूनिए, गर्म कर लीजिए और उसमें पानी डाल के रख देना है। वो बासी जब हो जाता है, 24 और हो जाते ना, तो उसका पानी बच्चों को पिलाना है। तो हरे रंग की संडास जो होती है वो बंद हो जाती है। आड़ती जिसको बोलते हैं तुअर, वो महाकल्याण घृत में भी आ गई है। पित्त जरा कला अच्छा करती है, मज्जा जरा कला अच्छा करती है, इसलिए ब्रेन की टिश्यू अच्छी करती है। तो महाकल्याण का घृत आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे बच्चों को। कान को लगाने के लिए कान का बाहर का हिस्सा जो है ना, वो सुनाई देने में काम करता रहता है। हमारे आंखों की पलके जो है ना या जुई जो है, उसका संबंध हमारी दृष्टि से रहता है, इसलिए वहाँ वो रहता है ना। तो उसकी बीमारी आप निगलेक्ट मत करें। वैसा ही कान को लगाने के लिए रामेठा का तेल जब देते हैं तो आपकी ऑडिटर नर्व काम करना शुरू कर देती है। पेट में वो नर्व तैयार होने की दवा देनी है। मज्जा को अच्छा होने के लिए आप गुद मार्ग से जो बस्ती दे देंगे, तो महातिक्त मृत के या तिक्त खीर बस्ती देंगे, उसमें एसटी मधु डाल दो तो उसका काम एनहांस हो जाएगा। स्नायु रोग की जो दवाएं जो वैश्य रत्नावली में आ गए वो देते। तो बच्चा अगर 3 बरस के अंदर आ गए ना तो बहुत सारा फर्क उसमें हो जाता है। 3 बरस के बाद बहुत तकलीफ हो जाती है। ये सब काम पहले कर दो और बाद में आप कान का मशीन लगाना, कॉक्लियर इम्प्लांट वगैरह बाद में सोच लो, पहले कभी नहीं सोचना है। पहले शरीर को आपको मदद करनी है उठाने में। ऐसा नहीं करते और डायरेक्ट आप मशीन लगाते ना तो कान बोलता है मैं किस लिए सुधरूं, बाहर से अगर आवाज आ रही है मशीन से तो उसकी डेवलपमेंट रुक जाती है। समझो पोलियो किसी के पाव को हो गया है
तो उसको अगर लोहे का ये चप्पल वगैरह या बूट बिठा दिए ना तो अंदर का पाँव एकदम पतला हो जाता है और वो चल नहीं पाता विदाउट कैलिपर वगैरह, है ना। तो आपको क्या करना है, उसको वो इस्तेमाल नहीं करने देना है। ज्वर की ट्रीटमेंट पहले करे, बाद में उसको अन्न लेपन करे, स्नेहन करे, बला तेल लगाए, विरेचन करे, स्नेहनम से जैसे प्रकार के विरेचन करे, मुस्तादी अपन बस्ती करे, जोक लगाए, विद्य कर्म करे, तो उसका पैर थोड़ा थोड़ा मोटा होता है और ऐसा हाथ न उसको लगा के चलता होता है, चल सकता है। बाद में बाहर से एजेंसी मिल गई ना तो शरीर सुधरना बंद हो जाता है। किडनी फेलियर का पेशेंट है, डायलिसिस शुरू कर गया, वो और सिकुड़ जाते हैं गुर्दे और सिर्फ मांस के गोले बन जाते हैं। 40 के बाद जिनका डायलिसिस हो गया उनकी ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकती बाकी की पैथी के हिसाब से, क्योंकि वो किडनी रहती नहीं, उसका अभाव ही हो जाता है। पूरा आदमी जो है वो मशीन के ऊपर स्विच हो जाता है। तो जो कुछ करना है वो पहले आप करते हैं। यंग लोग होते हैं और कैप लगाते हैं घुटनों की, घुटनों में दर्द होता है, गलत बात है। मांग को कॉलर लगा देते हैं, गलत बात है। मसल फ्लैसिड हो जाते हैं ज़्यादा और तकलीफें बढ़ जाती है। आपको उसको तेल लगाना है, सेकना है, लेप करने हैं, बस्ती देने हैं और उसकी ताकत बढ़ाओगे, है ना। सर अपन हाइट बढ़ाने में जलों का चलन लगा सकते हैं? सर हाइट बढ़ाने के जो पेशेंट आते हैं उसमें अपन जलों का चलन पाकिस्तान में कर सकते हैं? पाकिस्तान को जलों का लगा सकते हैं। जिन बच्चे लोगों की हाइट बढ़ती नहीं, कोई भी आपका पेशेंट रहे जिसको जेनेटिक प्रॉब्लम है या अनुवंशिक प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान जो है ना चोटी जहाँ रखते हैं ना वहाँ योग लगाते जाए। तो वहाँ ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा है जो डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चर के ऊपर संभवतः काम करता है, ऐसा आधुनिक शास्त्र का भी बोलना शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान को जहाँ चोटी लगाते हैं ना, चोटी रहती है वहाँ आप जलों का लगाते हैं, तो 1 स्क्वायर फीट का इलाका जो है वो शुद्ध करना छोड़ता है। लेकिन जो जलों का ही लगाना है, विद्य करने से फायदा नहीं होगा। उसके साथ ठीक क्षीर बस्ती करो, स्टेचिंग एक्सरसाइज करो, आयु जो चंद्र शुरू रहता है वो खाने में दे दो। सर कोई जॉगिंग वगैरह करते हैं तो शूज पहनते हैं, उसमें भी पसीना वगैरह आता है, तो जैसे हम पादर बंद करते हैं का भी विचार करते हैं, तो उसमें कुछ हो सकता है क्या? चप्पल डाल के जॉगिंग करने से अंदर पसीना आ गया तो एडी में जो बीमारी है वो नष्ट हो जाएगी, है ना। से जो स्कूटर में त्वचा होता है वो जाएगा। लेकिन बार बार वहाँ पसीना लगने से कुछ मदद नहीं मिलने वाली। योग शास्त्र में ऐसा लिखा है कि योग उपचार करते वक्त आप जब बंद करते, मुद्रा करते, योगासन करते या प्राणायाम करते और आपको पसीना अगर आ गया तो आपको पसीने को रगड़ना है शरीर के ऊपर, टॉवेल से पोंछना नहीं। तो वो योग वही रहता है, उष्ण रहता है, गर्म रहता है, तो आपकी शरीर जो है वो पतला हो जाता है, वेट कम हो जाता है और लघीरमा नाम की जो सिद्धि है उसको मदद करता है। लेकिन बाकी जो रहते हैं जुम्बा डांस किया है और मन रहे नहीं करना है तो टॉवेल इस्तेमाल करता है। जुम्बा डांस करने वाले बहुत सारे लोग औरतें रहती है ना, तो उनको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर करने के लिए बताना चाहिए पहली बार, क्योंकि ऊपर चढ़ गया तो इतनी बड़ी बड़ी औरतें रहती है इंडिया जैसी, तो लगता है कि ढोल बजा है कोई, तो उनको नीचे लाने के लिए कहना है और करने के लिए कहना है। उसके बाद वो पानी पीते हैं, वो मना करना है। जुम्बा डांस करने के बाद पानी पीते हैं तो पेट खराब हो जाता है। एक लेडीज आई थी, उनको ग्रंथि थी ब्रेस्ट पे, तो उनपे क्या संप्राप्ति है? शुभ सिंदूर वगैरह दिया था अपने कांचन में? नहीं, वो न्यूरोफाइब्रोमा की जो केस रहती हुई थी उसमें प्रोडक्ट विकृत है। मैंने जो बताया ना, रिश्ते में शादी वगैरह जो रहती है ना उनके, वो मुस्लिम पेशेंट थे जो वही ना, तो उनके 3-4 पीढ़ियों में कंसर्न मैरिज की हिस्से, तो किसी को एक ही चीज पर न्यूरोफाइब्रोमा होता है और कई बार पूरे बदन के ऊपर उसके बच्चों को वगैरह आ जाता है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी क्योर उससे होती नहीं। जैसा लाइकोमा बहुत शरीर में है तो लाइकोमा आप कम कर सकते हैं, ऑपरेशन करके निकाल दिया तो सब शरीर के ऊपर वाईफाई जैसे बढ़ जाते हैं, तो कभी भी उसका ऑपरेशन नहीं करना होता इन लोगों का। तो उन्होंने ऑपरेशन किया ही नहीं, पता नहीं, लेकिन अभी जो ट्रीटमेंट उसकी चल रही है उसमें कांच का भस्म जो रहता है, गालगोटी, आप क्या बोलते हैं, अग्निपाषाण जो रहता है ना, वो कश्मकश जो करने चाहिए होता है, उसका भस्म हमने इस्तेमाल किया है, या ग्लास का भस्म,
ग्लास यानी कांच जो रहती है उसका भस्म, उसके लिए फायदा करता है। पत्र फुटने से फायदा करता है, अस्थिमज्जापाचक फायदा करता है। तो पाचन अच्छी तरह से होता नहीं, धातुओं का परिपोषण होते वगैरह। सीस कब तैयार हो जाते हैं, तेल है समझो, उसमें हवा डालनी तो बबल्स तैयार हो जाते हैं, वैसे सीस होते हैं। तो इसमें मज्जा धातुओं में वात जाने के बाद जैसी गांठें हो जाती है वैसी वो गांठें, उसको धक्का लगा दिया तो वो प्रेस हो जाता है, छोड़ने के बाद बबल जैसा कैसे फूलता है। तो ये विकृति जो है वो कम हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है, पूरी जा नहीं सकती। उसको अगर बच्चे होने हैं शादी के बाद तो उसको पहले बीज संस्कार करने चाहिए, बाद में गर्भ संस्कार करने चाहिए, तो उसको ये बीमारी आगे जाने की संभावना और कम होती है। और एक रहता है इसमें कि चूहा या शिशुद्रिका जो रहती है ना, उसने अगर हमारे पुरखों को काटा है तो वहाँ पुरखों से मैटरनल या पैटर्नल साइड से ये गांठें आती रहती है, लाइपोमा, फाइब्रोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, मायोमा, मायोलाइपोमा वगैरह। तो उसके लिए आप औषध विष की दवा दें, जो हम अभी ये सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आपका स्वागत है।